एक तो आप मीडिया के साथियों का, मेरे सभी प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में आभार। और मेरे साथ आज एनएसयूआई के हमारे जो महाराष्ट्र के दोनों नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे साथ हैं, जो अनिरुद्ध, अक्षय क्रांतिवीर। देखिए, मैं कई दिनों से आपने देखा होगा, संसद से लेकर सड़क तक देश में रोष है, आक्रोश है और कहीं ना कहीं देश का जो अपमान है उसको भी ठेस पहुंचाने का काम देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने करा। आपने संसद में देखा था, तो खास तौर पर मैं नागपुर में बैठा हूं तो बात करूंगा। नागपुर वही धरती है जिस धरती से अंबेडकर जी का भी बहुत बड़ा एक जुड़ाव है, और यहां नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। तो जो अमित शाह जी ने जिस तरीके की उनकी फ्रस्ट्रेशन निकली, जिस तरीके का गुस्सा निकला उनका अंबेडकर जी के प्रति और देश के संविधान के प्रति, बार बार कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलते रहे कि कहीं ना कहीं संविधान की किताब दिखाने का भी काम करा उन्होंने बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को कि ये देश संविधान से चलेगा और देश के संविधान को तोड़ना बंद करो और देश के संविधान का अपमान करना बंद करो। जागता उदाहरण, इतने दिन हो गए अभी तक अमित शाह जी के मुंह से जो शब्द निकलने चाहिए तो नहीं निकले। और खास तौर पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो विदेश में जाएंगे तो अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी की फोटो के आगे फूल चढ़ाएंगे और माथा झुकाएंगे, लेकिन जब हिंदुस्तान में आएंगे तो वही जब अंबेडकर जी का और महात्मा गांधी जी का अपमान होता है तो नरेंद्र मोदी चुप बैठकर वो तमाशा देख रहे होते हैं। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की और खास तौर पर हमारी एनएसयूआई की मांग है कि या तो अमित शाह जी का इस्तीफा ले लें नरेंद्र मोदी जी, या तुरंत खुद बाहर आकर देश की तमाम जनता से माफी मांगे पूरे बीजेपी के बिहाफ पे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, मैं आपको उदाहरण भी दूंगा अभी, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब देश के संविधान का, बाबा साहब का अपमान कराओ। बार बार बीजेपी के नेताओं से, बार बार बीजेपी के सांसदों से, विधायकों से इस तरीके की टिप्पणियां देखने को मिलती हैं। हमें भी मीडिया के माध्यम से पता लगता है किस तरीके से वो बाबा साहब अंबेडकर जी का और गांधी जी का अपमान करते हैं, नेहरू जी का अपमान करते हैं। तो मोदी जी के साथ वही टिप्पणी है कि मुंह पे तो राम पर बगल में नत्थू राम। तो ये टिप्पणी नरेंद्र मोदी जी के लिए है। और अमित शाह जी, हमारी आपसे मांग है कि ये देश की जनता को सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को एग्जाम का समय चल रहा है, बच्चों को यूनिवर्सिटी के गेटों पर, सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें और देश से माफी मांगे। उसके बाद इनकी जो मानसिकता है, देश के जो रिजर्वेशन है उसको जो बार बार तोड़ने की बात करते हैं, उसको खत्म करने के जो प्रयास करते हैं, उसके उदाहरण मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आपने कुछ, मैं आपको डाटा बताता हूं कि बीजेपी के समय में 2023 में आते आते 2013 में जो पब्लिक सेक्टर की नौकरियां थी, जो लगभग कांग्रेस के समय में हमने भरी थी पब्लिक सेक्टर की नौकरियां, पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में जो रिजर्वेशन है वो लागू होता है आज। और ये डाटा मेरा नहीं है, डाटा सरकार के दिया हुआ डाटा है। आज 2023 तक आते आते ये नौकरियां सिर्फ 8 लाख नौकरियां रह गई हैं, 8.5 लाख। और ये नौकरियां क्यों कम करी गई, क्यों इन नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन में तब्दील करा गया? क्योंकि नौकरियों में रिजर्वेशन का पालन करना पड़ता है और ये सरकार रिजर्वेशन के खिलाफ है। ये सरकार नहीं चाहती कि SC ST OBC का स्टूडेंट, ट्राइबल स्टूडेंट देश में शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा ग्रहण कर अपना उन लोगों से हक मांगे। इसके बाद मैं बात करूंगा, लगभग देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ये भी सरकार ने पिछले साल बताया था संसद सत्र में, हमारे हमने ITA के माध्यम से कहा, कुछ सांसदों ने सवाल भी खड़े करे गए कि देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अंदर जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनका मैं डाटा आपको बताना चाहूंगा। मात्र 1100 वो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं जो SC ST OBC से ताल्लुक रखते हैं, जो बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ जो नौकरियां निकली थी, होना चाहिए था 50%। अगर उन 45 यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की टोटल हम प्रोफेसर्स की बात करें, अगर उसको परसेंटेज में आके तो मात्र 10% प्रोफेसर वो हैं जो SC ST OBC से ताल्लुक रखते हैं, बाकी वो प्रोफेसर SC ST OBC से ताल्लुक नहीं रखते। और बहाना क्या लेती है सरकार? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखने को मिला कि ये भर्तियां खाली क्यों हैं।
एक बहाना लगाकर उनको नॉन सुटेबल कैंडिडेट बता दिया जाता है। एनएफएस का बहाना देकर उन भर्तियों को रोकने का प्रयास होता है। तो कई उदाहरण आपके सामने हैं। इसके बाद आपने देखा होगा 13,000 SC/ST जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं वो IIT IIMS 2018 और 2023 के बीच में उसमें ड्रॉप आउट पाया गया कि 13,000 स्टूडेंट्स SC/ST ओबीसी के IIT IIMS में कम गए हैं 2018 से लेकर 2023 तक। उदाहरण में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं और उत्तर प्रदेश जैसे कई ऐसे स्टेट्स की बात करूंगा और मैं वाइस चांसलर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वाइस चांसलर कितने SC/ST और ओबीसी हैं। तो बार बार जो RSS की सोच है, जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है इनके अंदर। अभी तक तो ये पीछे से वार कर SC/ST ओबीसी रिजर्वेशन छीनना चाहते थे और उसको छीनने का उदाहरण मैंने आपको बता दिया है। मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं कि देश के छात्र छात्राओं को, देश की जनता को भी पता लगे कि यूनिवर्सिटीज के अंदर किस तरीके से प्रोफेसर्स की नियुक्तियों में उनको बहाना देकर, एक छोटा बहाना लेते हैं कि वो नॉन सुटेबल कैंडिडेट है, जो एनएफएस का बहाना लेकर वो नियुक्ति रोक दी जाती है और बाद में उसको जनरल में तब्दील करने का भी प्रयास करी जाती है कि किस तरीके से चालू तरीके से SC/ST ओबीसी का रिजर्वेशन ये छीनने का प्रयास है। उसी का उदाहरण है कि अमित शाह जी ने फ्रस्ट्रेशन में अंबेडकर 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 जी बोलकर बार बार अपमान करा। वो देश के लोगों को कितनी बार बंद करेंगे? हम जय भीम बोलते रहेंगे, हम जय अंबेडकर बोलते रहेंगे, जय भारत बोलते रहेंगे, कितना भी रोकने की कोशिश कर लें। हम देश के छात्रों के नेतृत्व करते हुए पूरी NSY और देश के हम छात्र छात्राएं आपके मीडियम के माध्यम से या अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी को बोल देना चाहते हैं कि अगर आपने इस तरीके से देश का संविधान को तोड़ने की कोशिश करी गई, और उसका उदाहरण मैंने आपको दिया है, जो SC/ST ओबीसी के मैंने आपको उदाहरण दिए हैं कि वो टीचर रिक्रूटमेंट्स की बात हो, वो पब्लिक सेक्टर में नौकरियों की बात करी जाए या और भी उदाहरण आपके सामने है, वो फ्रस्ट्रेशन अमित शाह जी के मुंह पर दिख रही है। अमित शाह जी तुरंत बाहर आकर देश से माफी मांगे। नरेंद्र मोदी जी, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना हो, लंदन जाना हो, सऊदी अरब जाना हो, दुबई जाना हो, तो आप महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पूरी दुनिया में लगी हुई है, वहां जाके आप सर झुकाते हैं और वही महात्मा गांधी जी और वही भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने देश का संविधान बनाया, देश को संविधान के ब्याह पर चलाने का वादा करा, देश को आजादी मिली, आप हिंदुस्तान में आकर उनका अपमान कर रहे हैं। मोदी जी आप बाहर आइए और माफी मांगिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश भर के छात्र छात्राएं नागपुर के अंदर RSS का कार्यालय उसका घेराव कर रहे होंगे और चेतावनी दे रहे होंगे कि हमारे SC/ST ओबीसी रिजर्वेशन पर अगर आपने दोबारा तोड़ मरोड़ने की कोशिश करेंगे तो छात्र सड़कों पर आए। इसके बाद में आप मीडिया साथियों से बोलना चाहूंगा कि आप मीडिया साथी अगर अपने कोई सवाल मुझसे करना चाहते हैं तो मैं खुले मंच पर उनके जवाब देने के लिए तैयार हूं। हमारी यही अपील है, पूरी कांग्रेस पार्टी की भी अपील है, और अब ये अपील मैं देश के छात्र छात्राओं के ब्याह पे करने आया हूं कि जो देश के संविधान का, बाबा साहब का अपमान देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने करा है, उस अपमान को वापस लाने के लिए, हालांकि अपमान जो शब्द निकल गए वो शब्द निकले वापस नहीं आते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप बाहर आए, माफी मांगे और इस तरीके के जो बेहुदा उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं उनको कैबिनेट से बर्खास्त करने का फैसला लें। जब ये सम्मान वापस आएगा, और ये देश संविधान से चलने वाला देश है, ये देश आपकी अपनी जागृत नहीं है, ये आपका अपना घर नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सबसे बना हुआ देश है, इस देश में डाइवर्सिटी है, यहाँ सबका रहने का हक है, अपने हिसाब से जीने का हक है। देखिए वो हमारा निजी सर्व था, हमारा एक छोटा सा वहाँ चर्चा थी, वो आश्रम देखने भी आए थे और नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम था हमारा, उसमें कोई ऐसी वैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई हमारी, लेकिन गांधी जी का आश्रम था। बार बार हम बापू के, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, सच्चाई की जो राजनीति है, उसको लेकर हमारे जो राष्ट्रपति अधिकारी हम आए थे उस आश्रम में, उसमें 2-3 दिन का हमने समय गुजारा, वो जो गांधी जी के विचार थे उनको और सीखने की हमने वहां पे प्रयास करा। मीडिया ग्रुप कहेंगे तो अपने फोन कॉल में खोल के दिखा देता हूँ, वो अभी तक गई नहीं है, उनकी फ्लाइट का समय है। हमने खुले तौर पर जो मीडिया इन्वाइट दिया था, वो मीडिया इन्वाइट आप कहें तो आपका नाम क्या, आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ? आप पत्रकार बंधु? नहीं, ये मैं आपको मीडिया, हमने प्रेस इन्वाइट दिया था, हम कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर सकते। हम नहीं, हमने खुले तौर पर इन्वाइट दिया, एक मीडिया इन्वाइट दिया। वो मीडिया इन्वाइट कहें तो मैं आपके फोन के माध्यम से अपने आपको दिखा देता हूँ, आप कहें तो मेरा फोन लेके आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ।
मेरे फोन पर खुले तौर पर हमारा जो नेशनल मीडिया ग्रुप है उसमें मैंने प्रेस इनवाइट डाला, उसमें सिर्फ मेरा नाम था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करने आने वाला हूँ। किसी भी तरीके का हमने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। दूसरी बात कहूंगा कि हमारा जो वर्धा में अभी हुआ, वर्धा में हमारा कोई अधिवेशन नहीं हुआ और वहां के दरवाजे खुले थे, कोई दरवाजे बंद नहीं थे, हमारा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था। अगर आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी, हमारा एनएसवाई एक खुला दरबार है, आप जितने मर्जी सवाल करिए। हम कुछ वहां ऐसा करने नहीं गए थे कि आरएसएस के दरवाजे बंद रहते छुप के करना है। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रखी है, वो मेरे निर्णय था कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो मैं बैठ के जवाब भी दे पाऊंगा और तसल्ली से बात भी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय था, 2 दिन का समय था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था, सबकी फ्लाइटें सुरक्षित थी कि 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फिर लोग अपने अपने स्टेट्स में जाएंगे। वो कोई भी अधिवेशन, वो खाली हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था। हम उस गांधी जी के आश्रम में अभी पहली बार नहीं आ रहे, बार बार समय समय पर हम उस आश्रम को देखने आए, गांधी जी के विचारों को पढ़ने आए। जैसे गांधी जी जीवन जीते थे वैसे अपना जीवन जीने हम 2 दिन के लिए उधर आए थे। कोई भी अधिवेशन नहीं था वहां, कोई भी हमने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास नहीं करा। कुछ भी इस तरीके की चीज होती है तो मैं आपको खुद बताता हूँ, बिना झूठ बोले, वरना आपको पता आज के समय में सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से आपको खुद ही कहीं ना कहीं वो चीजें दिख जाती है। यहाँ कमेटी डिसोल्व करी है, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जो एनएसवाई की। अब हमने मेंबरशिप भी आज से लॉन्च करने का निर्णय लिया कि हम मेंबरशिप लॉन्च कर रहे हैं। उसको लॉन्च करके जल्द यहाँ नई कार्यकारिणी बनाने का हम फैसला लेंगे। ये यहाँ भी हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं, उसका परिणाम भी आप सब लोगों के सामने में छुपा नहीं है, लेकिन एज अ छात्र संगठन होने के नाते सरकार तो आएंगी जाएंगी, मैं आपको बड़ा खुले तौर पर बोलूं, लेकिन छात्रों को ले मांग थी। मैं आपको पुरानी पॉलिसीज की बात करूं कि 2024 में भी नई सरकार बनी है, सेंटर में भी और यहाँ स्टेट में भी एक सरकार बन गई है। स्कीम का बहाना लेता हूँ कि बहाना नहीं, सच्चाई बताता हूँ कि अग्निपथ स्कीम लेके, अग्निवीर स्कीम लेकर आए, उसका विरोध हम चुनाव से पहले भी कर रहे थे, उसका विरोध चुनाव के बाद भी कर रहे हैं। ये पब्लिक सेक्टर की जो नौकरियां, जो 30 लाख नौकरियां हुआ करती थी, अभी तक भरने का काम नहीं करा सरकार ने, उनका हम पहले भी विरोध कर रहे थे, अब भी विरोध कर रहे हैं। तो चुनाव हो सकता है खत्म हो गए हो, वो अभी भी छात्रों के मुद्दे हमारे बीच में। और हमने एक एनएसवाई का नेशनल कैंपेन भी लॉन्च करा है, हम बदलेंगे, थोड़े समय पहले लॉन्च हो गया था कैंपेन, नेशनल कैंपेन है, उसको लेकर कुछ यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई करी हमने देश भर में 250-300, इसके अंदर महाराष्ट्र की भी यूनिवर्सिटीज है, उसके हम छात्रों के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दे सुनेंगे, और जो कुछ मुद्दे हमें महसूस हुए, हमें लगता है जैसे बेरोजगारी का आपने मुद्दा लिया, उसको लेकर संसद से सड़क तक हम वो अपना प्रयास जारी रखेंगे। उसको लेके हमने अभी संसद घेराव भी करा था, अभी संसद सत्र चल रहा था तो दिल्ली में हमने बड़ा संसद घेराव करा था, देश भर के छात्र भी संसद घेराव में आए थे। और ये कई सालों से देखा गया ट्रेंड कि पहले फेलोशिप स्कॉलरशिप इन्होंने कुछ समय रोकी कोविड का बहाना लेकर, अब कोविड को भी बहुत लंबा समय बीत चुका है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एजुकेशन बजट इन्होंने कट करा, आप देखेंगे हर स्टेट्स का और सेंटर का एजुकेशन बजट भी इन्होंने जानबूझ के कट करा। तो मेरी सरकार से ये विनती भी है कि इमीडिएटली जो फेलोशिप स्कॉलरशिप रोकी गई हैं उनको इमीडिएटली रिलीज करा जाए। और एक छात्र का बुनियादी हक होता है शिक्षा लेना। मुझे लगता है सरकार को शिक्षा से डर लगता है कि अगर छात्र शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो सवाल हो जाता है। लेकिन जब छात्रों की स्कॉलरशिप की बात आती है, फेलोशिप की बात आती है और अपनी आवाज भी उठाते हैं, तो उन पर मुकदमे दर्ज कर देते हैं और लाठियां बरसाने का सरकार काम करती है। तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे, पहले तो मोदी जी माफी मांगे, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और साथ के साथ इस तरीके के मंत्री को, ये एग्जाम्पल सेट होगा। अगर आज अमित शाह जी को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो बीजेपी के और नेता हैं और कैबिनेट के लोग हैं, उनके अंदर भी एक पैदा होगा कि कहीं ना कहीं एक ठोस निर्णय लिया गया। तो हमें उम्मीद होगी कि आगे से ऐसी टिप्पणी ना करें। इसका निर्णय मोदी जी को करना है कि वो देश के सम्मान के साथ है या अपने चनिंदा कुछ राजनीतिक के लोगों के साथ है। देश के छात्र छात्राएं हैं, उनका भी देश से प्रेम है, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जो मैंने आपको उदाहरण दी है कि खाली ये अमित शाह जी का एक बयान नहीं है, उनके जो पॉलिसीज हैं जो वो कर रहे हैं देश में, मैंने उसका उदाहरण आपको दिया कि किस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर की नौकरियां थी उनमें रिजर्वेशन खत्म करने को लेकर प्रयास करे गए, किस तरीके से एससी एसटी ओबीसी की फेलोशिप स्कॉलरशिप रोकी हुई है, किस तरीके से मैंने और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर बताया कि जो प्रोफेसर एससी एसटी और ओबीसी ट्राइबल प्रोफेसर लगते थे उनकी नियुक्तियां रोकी गई और उनको नॉन एलिजिबल कैंडिडेट बनाकर उनकी नियुक्तियां रोकी गई। तो ये खाली बयान नहीं है, ये देश को संविधान के तोड़ने का एक प्रयास है जो भी उनके फ्रस्ट्रेशन में मुंह से निकल गया। तो देश के छात्र छात्राएं भी चाहते हैं, मैं खुद ओबीसी समाज से आता हूं, आम छात्र हमें मिलता है, वो खुद ये बात करता है कि कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी और ट्राइबल छात्रों के साथ देश में आज अन्याय हो रहा है। वो इतनी हो गई है कि आज जो संसद में अपमानित करने अमित शाह जी उसको पहुंच गए। तो ये देश के छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी है कि अपनी आवाज उठाना, ये लोकतांत्रिक देश है और हम आवाज उठाते रहेंगे।
तो हम उसको मानने वाले नहीं है। मैं अपने आप को अपना निर्णय बता दूं, हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं यहाँ पर बैठकर आपको अपनी राय बता सकता हूँ और मेरी पार्टी ने जो निर्णय लिया मैं उसकी बात बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी को चुनाव हारने जीतने से बड़ा देश प्रेम है। हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए खाली इतना एजेंडा रहता हो कि हम सरकार में आए, अपना उल्लू सीधा करें, चुनाव में जाएं, जीतें और आगे बढ़ जाएं। ये कांग्रेस पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास रहा है और कहीं ना कहीं चुनाव से बढ़कर ये इशू हमारे सामने आया कि हम खाली मुद्दे फायदे के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल करा, मैं आपको बधाई भी देता हूं कि ये मुद्दा खाली चुनाव जीतने हारने से नहीं है। हो सकता है जिन प्रोफेसर्स की ओबीसी एससी एसटी की भी नियुक्तियां हो और वो जाकर बीजेपी को वोट कर दे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको उनका हक मिला। एक जागरूक नागरिक होने का भी अधिकार होता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव हारने जीतने को लेकर मैं इस मुद्दे को नहीं देखता, वरना हम ये मुद्दा इंतजार करते हैं। अभी हम इंतजार करते कि तो मुद्दा 28 में उठाएंगे। हमने मुद्दा तुरंत क्यों उठाया? क्योंकि इस मुद्दे देश में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को न्याय दिलवाने की जरूरत है। उन पर बार बार ये सरकार, बीजेपी सरकार आक्रमण कर रही है, उसको रोकने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये आक्रमण रुकेगा तभी देश का संविधान बचेगा। और बार बार हमारी पार्टी के तमाम नेता, हो सकता है कि व्यक्ति विशेष की अलग राय रह गई हो, मानता हूं, या उमर अब्दुल्ला जी हो या कोई और नेता, उनकी अलग राय रही होगी। मैं उनकी राय को बिल्कुल ही नकारा कहता हूं कि मैं उसको मानने वालों में से नहीं हूं। हम देश के संविधान को मानते हैं। उनकी क्या राय रही वो जाने, या मैं अपनी राय आपको बता सकता हूं। 2024 की तो हम दोबारा 1950, 60, 70 में पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, आपकी कुछ बातें होंगी। मेरा जन्म भी 1995 का जन्म है, ठीक है, और मैं मानता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें करंट सिनेरियो चल रहा है उस पर ज्यादा बात करनी चाहिए, जो मेरी आपसे व्यक्तिगत राय है। लेकिन 10 साल का जो कांग्रेस का शासन था 2004 से लेके, लेकिन 2014 का शासन था, मैं उसकी बात आपसे जरूर करूंगा। काफी सारी ऐसी चीजें करी गई, फेलोशिप स्कॉलरशिप नहीं रोकी गई इस तरीके से। वो खास तौर पर जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उस टाइम पे आप बताइए क्या प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी हुई थी? नहीं दी हुई थी। उस टाइम पर कितने यूनिवर्सिटी के नेताओं पर या यूनिवर्सिटी में जो आवाज छात्र अपने उठाते थे उन पर एफआईआर करी गई कि नहीं करी गई? मैं खुद अपना उदाहरण देता हूं। 2012 के अंदर जब मैं छात्र जीवन में शुरू करके आया, मैंने खुद प्रोटेस्ट करने शुरू करे थे, तो हमारे ऊपर तो मुकदमे दर्ज नहीं हुए। आज स्थिति यह आ गई है कि खाली एससी एसटी ओबीसी स्कॉलरशिप को लेकर भी अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या संसद घेराव करने की कोशिश करते हैं तो हम पर गैर जमानती वारंट इशू हो जाते हैं। ये ट्रेंड सेट हुआ है। जैसी देश का कोई, और खास तौर पर जो एससी एसटी ओबीसी ट्राइबल स्टूडेंट है,